अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। नया दिन, नई सुबह और नया हफ्ता। वैसे तो अक्सर लोगों को मंडे ब्लूज होते हैं, लेकिन मुझे तो आजकल सारे ही कलर्स हो रहे हैं। मुझे लगा कि अपने आप को थोड़ा पेपअप करने के लिए आपके सामने ज़रा प्रेजेंटेबल तो हमने बनना ही होता है, लेकिन साथ साथ मूड खुशगवार करने के लिए रंगों का बड़ा असर होता है। ख़ास तौर पर आज बात करेंगे जी, क्योंकि आज 8 तारीख है, अप्रैल भी शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों के लिए अब ये स्कूल की वापसी का भी दिन है। आज पेरेंट्स ने सुकून का सांस लिया है, क्योंकि जो घर में बाहर आई हुई थी बच्चों की छुट्टियों की वजह से, उसकी वजह से रात भर जी रत जगे हो रहे थे, मज़े की चीज़ें खाई जा रही थी, मिलना मिलाना था। बट ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टिंग। गर्मी में वैसे भी आपको लगता है कि आपकी सारी की सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है। पिछले हफ्ते हमने आपको बहुत सारी टिप्स भी दी थी कि जी किस तरह आप सत्तू के जूस के ज़रिए, न्यूट्रिशन के ज़रिए ज़्यादा आराम कर कर अपने आप को थोड़ा चाको चौबंद रख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम ये सारी टिप्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी अपने आप से तवक्कुआत ये हैं कि हम हर वक्त अच्छा फील करें, हम हर वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहें। भाई ख्वाहिश तो सबकी होती है, लेकिन फिर भी हर मशीन की तरह ये जो हमें अल्लाह ताला ने मशीन हमारे जिस्म के रूप में दी है, ये भी रेस्ट मांगती है, इसको भी थोड़ा डाउन टाइम चाहिए होता है। अगर हर वक्त आपका मूड अच्छा नहीं है, सो डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। आज लेट्स बी ओके विद द फैक्ट कि कभी कभी आप ड्रेन्ड भी फील करेंगे। हो सकता है जिस तरह मौसम में तब्दीली आती है तो योर बॉडी इज़ टेकिंग टाइम टू एडजस्ट इट। थोड़ा बहुत नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फीवर भी होगा, थकन भी महसूस होगी, लेकिन ज़रूरी ये है कि अपने आप को थोड़ा वक्त दें। व्हेन यू गिव योर सेल्फ टाइम, दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। अक्सर लोगों को मैंने इस तरह की गिल्ट में रहते हुए देखा है कि जी मुझसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है, मुझे काम पे भी अच्छे परफॉर्म करना है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना है, अपने वालिदैन को भी टाइम देना है, अपने बच्चों को भी टाइम देना है। लेकिन इस सब के दौरान आप अपने इत्मीनान और अपनी खुशी और अपनी सेहत को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। सैर व तफरीह तो रहने दीजिए, लेकिन जो आपकी हॉबीज़ हुआ करती थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता छूटती चली जाती हैं। कभी आपने सोचा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ और सो कॉल्ड तरक्की करने के साथ साथ हम कितने बोरिंग होते चले जाते हैं। एक ज़माना था आपको पेंटिंग का शौक़ था, स्पोर्ट्स का शौक़ था, गाने का शौक़ था, मूवीज़ आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि बस ज़िंदगी एक मशीनी सी रफ्तार में चल रही है। सुबह उठो, तैयार हो, ऑफिस जाओ, बच्चों को उठाओ, बच्चों के काम शाम करो, उसके बाद वापस आओ, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया और वीकेंड का इंतज़ार किया। जब आपकी ज़िंदगी ऐसे हो जाती है तो मंडे का दिन एक पहाड़ लग रहा होता है, क्योंकि अभी तो हफ्ते की शुरुआत है, जुम्मा और वीकेंड बहुत दूर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हर रोज़ आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़न एलिमेंट ज़रूर इन्फ्यूज़ करें। तो आज हमने सोचा कि जो आपसे प्रॉमिस किया था, नलतर आपको एक दफ़ा फिर लिए चलते हैं। वैसे तो बेशतर हमारे जो शहरों में शदीद गर्मी हो चुकी है, बाहर का मौसम था, लेकिन ऐसा लगता है कि बाहर के साथ साथ शदीद गर्मी की भी जो वेव आई है, खुसूसन अगर हम सिंध की और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी की बात करें, तो ऐसा में थोड़ा सा विजुअल ब्रेक होना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं है, चंद हफ्ते पहले ही नलतर में खूबसूरत बर्फ़ से ये वादियाँ और ये पहाड़ ढके हुए थे और वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स मैराथन हो रहा था। तो इसके हवाले से जो हमारी खुसूसी रिपोर्ट है, हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। झलकियाँ हम आपको पहले दिखा चुके हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आपको डिटेल में वहाँ के नज़ारे, वहाँ के दिलनशीन जो खूबसूरत मनाजिर हैं वो आपके सामने एक दफ़ा फिर उजागर किए जाएँ, और ख़ास तौर पर जो एथलीट्स का लगाव है विंटर स्पोर्ट्स की तरफ वो भी आपको दिखाया जाए। सो लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, खूबसूरत नलतर की वादी, और हमें दोबारा इंतज़ार रहेगा मौसम सरमा का, ताकि ये मेला, ये खूबसूरत विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से उनकी कोलैबोरेशन से ये होता है, ये दोबारा सजे और हम दोबारा ये नज़ारे देखें। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा इस खित्ते पे, आस पड़ोस के ममालिक पे और उनके साथ हमारे जो रवाबित हैं उसमें बेहतरी के इम्कानात पे नज़र डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज के पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि हमारे आस पड़ोस के ममालिक से हम बेहतर रवाबित चाहते हैं। जिस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा कहा जाता है कि आपकी जियोग्राफिक लोकेशन एक ऐसी हकीकत है जिसको आप चुनते नहीं हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिचुएशंस इवॉल्व होती जाती हैं। खुसूसन यहाँ पे बात करना चाहेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, और ख़ास तौर पर यह भी कि पाकिस्तान का जो एक मुआवन का, एक सालिस का किरदार है तालिबान और अमरीका की मुज़ाकरात में, ताकि 17 साल से ये जो हालत जंग में है अफ़गानिस्तान, उसका कोई एक पीसफुल, एक पुरअमन सोल्यूशन निकल सके। पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि लड़ाई झगड़े या ज़ोर ज़बरदस्ती के बजाय आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये बात उस वक्त करते थे जब ये पॉपुलर नोशन भी नहीं था। बुश की हुकूमत में अमरीका का ये ख्याल था कि ज़ोर से, जाहरियत से इनको क्रश करके ये जो मामला है उस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन आज 17 साल के बाद पाकिस्तान की मुआवनत चाह रहा है अमरीका, और चाहता है कि वहाँ से उसकी अफवाज का इनखला हो जाए। ये किस हद तक मुमकिन होगा और इसमें अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, इसी हवाले से है हमारा ये सेगमेंट। आपको बताते चलें कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो कि स्पेशल एनवॉय ऑफ अमेरिका हैं, वो गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। इनकी आला क़यादत से, अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें हुई, उनको अपडेट किया कि अभी तक की क्या पेशरफ्त रही है। इनका अपना किरदार इस वक्त एक सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि ये वो ट्रस्ट कायम करने में मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अपने आप को मनवा नहीं पाए हैं, खुसूसन जब हम तालिबान की बात करें, क्योंकि वो इन पे एतमाद नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं ये अपने ही किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ये किस हद तक सही है या गलत है, और इन पूरे मुज़ाकरात के इस प्रोसेस को क्या इनकी मौजूदगी से, इनके होने से फ़ायदा हो रहा है या कहीं ना कहीं रद्दोबदल की गुंजाइश मौजूद है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे गेस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूँगी कि अमेरिका पहले एक तरह से रेजिस्ट करता रहा है पाकिस्तान के रोल को इन ब्रिंगिंग पीस टू दिस रीजन। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो काबुल में हुकूमत भी है, वो भी अक्सर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाती रही है कि जी पाकिस्तान इस अमल में मुखलिस नहीं है। ये तो थी पास्ट की बातें। आज ये चेंज ऑफ हार्ट्स जो हुआ है, जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है, उसमें आप क्या समझते हैं कि अमेरिका इस पूरे मामले को कैसे देखता है, और अभी भी क्या वो एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो चुकी है जिसके ज़रिए इसका कोई पुरअमन सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो एतमाद का फुकदान था उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दोस्ताना हैं या मिसाली हैं। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। और आपने देखा कि अभी भी अफ़गान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाती है, और वो ये कहती है कि पाकिस्तान जो अमन का ये एक प्रोसेस है उसमें मुखलिस नहीं है, या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उनकी कई शिकायतें हैं। जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की, उसका ज़िक्र भी अफ़गान हुकूमत नहीं करती। तो हमें बिल्कुल मालूम है कि ये अफ़गान हुकूमत कमज़ोर है, और अभी तक तालिबान के मुतालबे की वजह से जो तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे अफ़गान हुकूमत को बाहर रखा गया है। इसके ऊपर उनको बड़ी नाराज़गी है और बड़ा गुस्सा है। तो मेरे ख़्याल में ये हम कह सकते हैं कि अगर बातचीत जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी, इसमें मज़ीद पेशरफ्त होती है। देखिए, दो नुकात के ऊपर तो तकरीबन एक इत्तेफाक राय हो गया है, लेकिन जो बाकी नुकात हैं अगर उसमें भी पेशरफ्त होती है तो फिर पाकिस्तान की यकीनन तारीफ़ की जाएगी, पाकिस्तान के किरदार को सराहा जाएगा, और ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने के लिए बड़ा मस्बत किरदार अदा किया। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, जिसके बारे में ख़दशात हैं, तो फिर ये लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर फिर से इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाएगी। इल्ज़ाम तराशी रुकी नहीं है, लेकिन इसमें इजाफ़ा होगा।
अच्छा, ये भी बताइएगा कि ज़ुल्म खलीलज़ाद का जो हम स्टेटमेंट्स अखबारात में देख रहे हैं, जिस एतमाद का उन्होंने इजहार किया है पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर और पाकिस्तान के किरदार को जिस तरह सराहा है, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में जब ये अमन की फ़िज़ा कायम होगी तो भी अमरीका एक लॉन्ग टर्म रोल देख रहा है पाकिस्तान का, जिसके हम तो ख्वाहिशमंद थे ही, और ख़ास तौर पर इंडिया को क्योंकि ये बात ज़्यादा नहीं भाती है, उनका क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ होगा और उसको क्या अमरीका की सपोर्ट हासिल होगी या नहीं? देखें, ज़ुल्म खलीलज़ाद का माजी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात देना और मज़ामीन लिखना ये कोई टकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ये तक इल्ज़ाम लगाया था कि वो अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है, और ये इन्होंने मुतालबा भी किया था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन जब से पिछले साल सितंबर में इनका तकर्रुर हुआ है अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के ख़ुसूसी नुमाइंदे, ताकि वो वहाँ पर अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं, उसके बाद से इनके रवैये में तब्दीली आई है। उसकी वजह यह है कि उनको पाकिस्तान का ताउन दरकार है। ज़ुल्म खलीलज़ाद को एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो इस 40 साला मसले को, जो अफ़गानिस्तान में जंग हो रही है, उसको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। अमेरिका ने यहाँ तक कि तालिबान का ये मुतालबा मान लिया कि बराह रास्त अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात होंगे, इसमें अफ़गान हुकूमत शामिल नहीं होगी। और पाकिस्तान की जो एक इसमें किरदार है, यानी पाकिस्तान ने तालिबान से कहा कि वो मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मकासद हल हासिल करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रवैया तब्दील हुआ है ज़ुल्म खलीलज़ाद का, ये उस वक्त तक ऐसा ही होगा। पाकिस्तान की वो तारीफ़ें भी करेंगे जब तक ये बातचीत जारी रहेगी और इसमें पेशरफ्त होगी। जब ये इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो फिर मुमकिन है कि ज़ुल्म खलीलज़ाद आइंदा जाकर फिर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करें। अभी हालिया दिनों में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने पाकिस्तान की तारीफ़ भी की थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के उस बयान की बड़ी तनकीद की थी, मुखालफत की थी, कि जिसमें इमरान ख़ान ने कहा था, या एक इस तरह मीडिया रिपोर्ट थी कि अफ़गानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत बननी चाहिए ताकि वहाँ पर एक तो इंतख़ाबात मुनसिफ़ाना हों, दूसरी बात यह है कि ये अमन मुज़ाकरात आगे बढ़े। हालांकि पाकिस्तान ने वज़ारत ख़ारजा ने बाद में उस बयान की वजाहत भी की थी, लेकिन ज़ुल्म खलीलज़ाद को मौका मिला तो उन्होंने भी, और जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं उन्होंने भी इमरान ख़ान के बयान के ऊपर सख्त तनकीद की थी। तो मेरे ख़्याल में ये जो एक अमेरिका की इस वक्त मुश्किल है कि वो अफ़गानिस्तान में मसले का फ़ौजी हल नहीं निकाल सके। 18 साल से ये अमेरिकी और नेटो की अफवाज जंग कर रही हैं, उनको फ़ौजी कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो मजबूरन उन्होंने तालिबान से बातचीत शुरू की है और पाकिस्तान का तावन हासिल करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए, मज़ीद भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अमन आएगा तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान मुखालिफ जो जज्बात हैं अफ़गानिस्तान में, तो मेरे ख़्याल में उसमें बड़ी कमी वाक़या होगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है उससे हमारे मईशत को, हमारे माशी हालात को या आपसी ताल्लुकात में भी कोई फ़रोग होने का इम्कान है, क्योंकि वहाँ पे अगर अमन कायम होता है तो ऑफ़कोर्स अफ़गानिस्तान बीइंग लैंड लॉक्ड, उसका जो ट्रेड रूट्स बनते हैं वो वाया पाकिस्तान ही है, उसमें मज़ीद कितनी पेशरफ्त आ सकती है। और ख़ुसूसन हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भी अब तो पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त दे दी गई है, इसकी वजह से भी कोई पेशरफ्त मज़ीद होगी, आपसी ताल्लुकात बेहतर होंगे पीपल टू पीपल कॉरिडोर में? देखें, यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की मईशत मुश्किल हालात में है और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ इक़दाम उठाए हैं ताकि मईशत को संभाला जाए। तो इसमें एक ये भी एक पहलू है कि अफ़गानिस्तान से जो हमारी तिजारत थी, एक तो जो बायलैटरल दो तरफ़ा एक जो तिजारत है उसमें भी कमी हुई, और जो पाकिस्तान के रास्ते अफ़गानिस्तान की ट्रांज़िट ट्रेड है उसमें भी कमी वाक़या हुई।
एक तो ताल्लुकात ख़राब थे अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, फिर ये जो बॉर्डर है वो सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से कुछ अर्सा बंद रहा, और फिर एक कैंपेन भी चली थी अफ़गानिस्तान में, वो भी उसमें भी शायद इंडिया का एक रोल होगा कि पाकिस्तान से मसनूआत न ख़रीदी जाएँ, मुतबादिल कोई मार्केट तलाश की जाए, वहाँ से इंपोर्ट किया जाए। तो ये पॉलिसी थी एक अफ़गान हुकूमत की, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अपना जो इन्हिसार है वो कम से कम करे। तो इसका ये नुकसान हुआ पाकिस्तान को कि जो तकरीबन 2.4 या $2.5 बिलियन की तिजारत थी जो बिल्कुल पाकिस्तान के हक़ में थी, वो कम होकर 1.2 बिलियन रह गई। अभी जो मज़ीद नए इक़दाम उठाए गए हैं, पाकिस्तान ने कहा है कि जो बॉर्डर है तोरखम और ये इसको 24 घंटे खुला रखने की कोशिश की जाएगी। पहले ये था कि सुबह से लेकर शाम तक, ग़ुरूब आफ्ताब तक ये बॉर्डर खुला होता था। अभी इसको पहले बढ़ाया जाएगा कुछ घंटे के लिए, बाद में 24 घंटे खुला रखने की कोशिश होगी। इसकी वजह से भी तिजारत बढ़ेगी। ट्रांजिट ट्रेड अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते सबसे ज़्यादा आसान है, ख़र्चा भी कम है, तो उसको भी बढ़ाया जा सकता है। उसमें फिर ये है कि पाकिस्तान को कुछ ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे ताकि अफ़गानिस्तान के जो ताजिर हैं और हुकूमत हैं उनकी शिकायत को दूर किया जाए, और अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मुतालबात हैं, उनको मानना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया के ममालिक से तिजारत कर सके। ये पाकिस्तान की तिजारत हो भी रही है लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि देखें इसमें ये जो आपने कहा पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वो तो काफ़ी है, अवामी राब्ते बहुत हैं, आना जाना है। फिर ये तिजारत का बड़ा अहम इशू है, इसको मज़ीद बढ़ाना है। पाकिस्तान को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि हम अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट बहुत कम चीज़ें करते हैं, बल्कि हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे जो मार्केट है उसमें पाकिस्तान का मुकाबला अभी इंडिया से है, ईरान से भी है और चीन से भी है, लेकिन हमें ये एक फ़ायदा है, एडवांटेज है कि हम अफ़गानिस्तान के बहुत करीब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। ग्राउंड सेंटिमेंट्स की बात करना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, खुसूसन जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग शामिल हैं, वो जो तालिबान के हामी भी हैं और वो जो हुकूमत के साथ रहे हैं, जो नौजवान नस्ल जिन्होंने पिछले 17 साल वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जंगी हालात ही देखे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ होगा। ऑल दैट एंड मोर इन द शोज़ टू कम, लेकिन आज के लिए इतना ही। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वील बी बैक विद मिलो पाकिस्तान से, सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज पाकिस्तान में आज हमने शुरुआत ही की थी जी नलतर की खूबसूरत वादी आपको दिखा के, जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ। तो इसमें बताते चलें कि जितनी तादाद में इसमें मेल एथलीट्स ने और प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, उतनी ही तादाद इसमें विमेन की भी थी। और बहुत खुशी होती है जानकर कि पाकिस्तान भर से लड़कियाँ इस खेल में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं और उसको फॉलो कर रही हैं। आज मिलो पाकिस्तान से मैं आपकी मुलाकात कराते हैं सोनिया अफजल से, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली ये पहली स्कीयर है। सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं एक रिपोर्ट। लेट्स टेक अ लुक। जी जनाब, रिपोर्ट आपने देखी। अब मुलाकात करते हैं सोनिया से, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह एट द सादिया खान कप 2018। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, आप जहां मौजूद हैं वहां तो अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा, किस तरह दिलचस्पी पैदा हुई स्कीइंग में, आपको कोच किसने किया? आप तमाम ही बहन भाई मैंने सुना है कि इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि आपने बाकायदा यू टुक इट अप एज योर पैशन? जी सिद्रा, मैं सबसे पहले अपने चाचा मोहम्मद करीम को देख मुझे ज़्यादा
उसके बारे में मुझे शौक आया बिकॉज ऑफ यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों को स्कीइंग कराया नहीं जाता। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो स्कीइंग कर रहे थे उन्होंने अपने बेटियों को स्कीइंग कराना चाहा। तो मैं अपने सबसे पहले मेरे पापा यहाँ खुद कोच थे, तो मेरे पापा ने खुद मुझे सिखाया। हम 3 बहनें थी और तीनों बहनें साथ करते थे। जब बाद में मोहम्मद करीम जब 2014 में ओलंपिक्स गया तो मुझे ज़्यादा इंस्पायरेशन मैंने कहा मुझे भी जाना है बिकॉज ऑफ मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरे दुनिया में पाकिस्तान को मैंने नेशनल 3 साल हो गए मैं स्कीइंग कंपटीशन खेले और अल्लाह का शुक्र है कि मैं 3 साल मैंने गोल्ड मेडल जीते। इस साल मैंने एक गोल्ड जीता और एक सिल्वर मेडल जीता। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँ मैं पाकिस्तान को हर जगह जाकर रिप्रेजेंट करूँ, पाकिस्तान का नाम इंशाअल्लाह ताला। यकीनन आपको अल्लाह ताला और कामयाबियों से नवाजे। लेकिन मैं जानना चाहूँगी जिस तरह आपने कहा कि आप तीनों बहनों को ही कोचिंग करना उन्होंने शुरू की, तो आप तीनों का जब मुकाबला होता है तो उसमें कौन बेहतरीन है और आपस में कभी लड़ाई भी होती है क्या आप लोगों की? जी कभी कभी होता है कि हम में लड़ाई भी हो जाती है। कभी एक कहती है मैं आगे जाऊँ, एक मैं, लेकिन जिसके सबसे ज़्यादा जिसके पास टेक्निक्स हो, जिसके पास ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस हो तो वही निकल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मैं अपनी बहनों से ही आ गई हूँ। अच्छा, मुझे पापा ज़्यादा फोकस मुझ पे ही देते हैं। सही सही, तुम वो नेशनल चैंपियन हो ना और माशाल्लाह इस दफ़ा आपने गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है। मैं जानना चाहूँगी कि एक आप शौक के ज़रिए तो आप करते हो स्कीइंग, लेकिन ये मुकाबला भी होता है। जब मुकाबले में फर्स्ट आई हो तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, वो जीत की खुशी कैसी थी? जी मैं बहुत खुश थी बिकॉज ऑफ मैं यहाँ की लोकल में कभी किसी ने कोई मेडल नेशनली नहीं जीता। मैं बहुत खुश थी और स्पेशली मेरे पेरेंट्स उन लोगों ने मुझे बहुत प्राउड किया कि मैं एक मेडल जीती और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये भी बताओ कि अब आगे आपका क्या इरादा है और ख़ास तौर पे जो लोग स्कीइंग नहीं करते। देखो एक तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये नज़ारा देखते हैं कि आप एक ढलान से फिसलन से फिसलते हुए नीचे आ रहे हैं, लेकिन इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं जिसमें आप लोग प्रैक्टिस करते हो, तो क्या मुश्किलात आती हैं वहाँ पे? इतनी सर्दी में प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कुछ हमारे व्यूअर्स को ये बताओ। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ज़्यादा इंतजाम है और अपने मुल्क का नाम रोशन करने में ये सर्दी कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताएं कि आखिर में आपके घर वालों के, आपने तो खुद बताया कि आपको बहुत खुशी हुई, लेकिन जब आपने गोल्ड मेडल जीता, जब आप इस मुकाबले में फर्स्ट आई, तो घर वालों के क्या तासुरात थे? उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया? जी मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरी बहनों ने पहले तो वो ज़्यादा गुस्सा भी क्योंकि मैं उनसे आगे निकल चुकी थी, लेकिन बाद में मेरी बहनें भी मुझ पर प्राउड कि मैंने किसी और को नहीं बल्कि अपनी बहनों को ही किया और मैं इंशाल्लाह आगे फिर FI रेस और ओलंपिक में पाकिस्तान करूँगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर बीइंग हियर और आपके हौसलों का इसी तरह परवान चढ़ाए और आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। बहुत खुशी होती है आप जैसे नौजवानों से मिलकर जिनकी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है और अपनी फील्ड में आगे बढ़ना है। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला यही हौसला हम सबको दे और हमारे बीच में जिसका भी जो भी पैशन है उसमें वो एक्सेलेंस हासिल करे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा होम फ्रंट पे भी देखेंगे क्योंकि ये सब कुछ ज़िंदगी में पाने के लिए घर का सुकून होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम किस रिश्ते पे बात कर रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन जिस तरह आपने पिछले मंडे जब हमारा प्रोग्राम देखा और उसमें हम बात कर रहे थे जी फादर इन लॉ की कि ये हस्ती इतनी खामोश होती नहीं जितनी पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाई जाती है। इनका भी बड़ा एक अहम किरदार होता है। किस तरह उसकी हर फैमिली गैदरिंग से पहले ब्रीफिंग होती है, किस तरह यहाँ पे ये भी शेयर किया गया कि नहीं सबसे ज़्यादा सच की गोलियाँ भी उन्होंने खाई हुई होती हैं। घर के तमाम राज लोगों के सामने यही खोलते हैं। तो जनाब उसी पे हमें एक आइडिया आया और कुछ कॉलर्स ने भी हमें कहा कि ज़रा बाकी बातें तो हो चुकी, सास का जिक्र होता है, बहू का जिक्र होता है, नंद का और अब तो फादर इन लॉ का भी हो गया। ज़रा ऐसे घरानों की भी बात की जाए जहाँ पे एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल दामाद हैं
और इनकी आपस में क्या ताल्लुकात होते हैं, क्या इसमें भी मुकाबलेबाजी होती है, सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, या फिर अगर एक दामाद को ज़्यादा अगर प्रोटोकॉल मिले या उसको ज़्यादा इज्जत अफजाई उसकी हो रही हो तो दूसरे बुरा मान जाएं। फिर इसमें जो आपकी यानी आपकी जो रैंकिंग है, अगर बड़ी बेटी का दामाद है तो क्या उसकी वजह से आपको इज्जत ज़्यादा मिलती है, उसमें आपका क्या रोल बनता है, ये वो तमाम चीज़ें होंगी जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी इसमें कोई आप बीती है, आपके लिए मुश्किल होता है, खुसूसन वो लोग जिनके घर में 2 या 3 बेटियां हैं, समझानों का बड़ा फ़र्क बनता है। यानी दामाद का जो एटीट्यूड है वो उसके घर पे बेस होता है, उसके वालिदैन उसको क्या किस तरह तरबियत देते हैं, क्या सिखाकर बैठते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी टेलीफोन लाइन्स ही खुली हुई हैं। सबसे पहले आज के पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो ऑफ कोर्स आपके जाने मानी हस्ती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में कॉमेडी की, प्रैंक्स की अगर बात की जाए, इस जॉनरा को इंट्रोड्यूस कराने वाले यही हैं। और अब पिछली दफ़ा भी जब इनसे मुलाकात हुई थी हम इनसे ये शिकवा कर रहे थे कि हम क्यों नहीं देखते आपको स्क्रीन पे, तो आज ये अच्छी खबर के साथ आए हैं कि अब प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द आप इनका प्रैंक शो दोबारा ऑन स्क्रीन देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप दामादों पे प्रैंक्स किए जा सकते हैं या नहीं? दामाद तो खुद प्रैंक होते हैं बेचारे। उन पे क्या प्रैंक किया जाएगा? यानी उनकी तो वैसी किस्मत बेचारे। वो तो 2-3 चीजों के दरमियान फंसे हुए होते हैं ना। आपने जो अभी जिक्र किया, 2 महीने पहले मैं आपके शो में आया था माशाल्लाह, और इतना बाबरकत शो था आपका। आपने कहा प्रैंक शो क्यों नहीं शुरू हो रहा, तो 13 अप्रैल से प्रैंक शो ट्यूबलाइट शुरू हो रहा है जबरदस्त प्ले एंटरटेनमेंट पर, तो वो जरूर देखिएगा। नहीं, हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वालिटी कॉमेडी, क्योंकि उस वक्त भी हमारा मौजू यही रहा था कि जी अच्छी आप कॉमेडी क्यों नहीं देख पाते, और प्रैंक्स भी ऐसे होने चाहिए जो तहजीब के दायरे में हो। बहरहाल जी, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और आज इसी सब्जेक्ट को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी सीनियर मौजूद हैं। बहुत सारे घरानों को जोड़ा है, रिश्ते कराए हैं, बहुत सारे लोगों की इंसाइट्स इनके पास मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि जी दामाद जो हस्ती है वो कितनी मुश्किल है या नहीं। हमारे साथ मौजूद है मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मिसेस खान फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। बड़ा अच्छा टॉपिक आज आपने है ना। हम हमेशा सास बहू नंद कोई बुरा भला कहते रहते हैं, असल गेम सारी ना दामाद ने खराब दामादों की होती है। असल गेम बिहाइंड द स्क्रीन। हम कहते हैं कि उसके वालिदैन डिमांड्स रख रहे हैं, पीछे से वो कह रहा होता है कोनिया मार मार के कि मुझे घड़ी भी चाहिए और मुझे गाड़ी भी चाहिए। आपने कभी ऐसा देखा? वो भी रोलेक्स, वो देखिए। और जो बात खुद नहीं कह पाता वो अम्मी पे रख के कह रहे कहा था। अम्मी को पता भी नहीं होता है कि बात क्या थी। नहीं, अम्मियों को भी सब कुछ पता होता है, ये प्री प्लान घर में सारी प्लानिंग। अब्बा को भी पता होता है। अब्बा से थोड़ी बातें छुपाई जाती है। 50-50 पता होता है, आधी बात पता होती है, आधा सच नहीं पता होता। शट अप कॉल मदर्स को, बीवियों को कहते हैं कि भाई दूसरों के ऊपर इतना बोझ नहीं बनो। वो थोड़े से रियलिस्टिक होते हैं, उनको पता होता है कि भाई हर घर का क्या हाल है। हाँ। इतनी महंगी महंगी चीजें लूंगी, और भी तो बच्चे हैं उनके। अच्छा, लेकिन दामाद पे वापस आए, अगर लोग अक्सर ये कहते हैं और आपके पास भी ये डिमांड आती होगी मिसेस खान कि अगर इकलौता बेटा है तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक ही बेटा होता है तो उसको ऑलरेडी इतना पैम्पर किया होता है, फिर वो शायद दामाद बनने के बाद भी वही एक्सपेक्ट करता है। आपके एक्सपीरियंस में अगर कोई इकलौता लड़का है फैमिली का, वो अच्छा दामाद साबित होता है या नहीं? बिल्कुल अच्छा दामाद। वो तो ज्यादा लोग बेख्याल खुशी खुशी भागकर अपनी बेटी देंगे कि सब चीजों की मालिक तो अब हमारी बेटी हो जाएगी उधर। ये तो पॉइंट आपने सोचा ही नहीं। सबसे प्लस पॉइंट तो यह है, अकेला है ना, बड़ा अच्छा है भाई। देवरानियां जेठानियां नहीं होंगी, घर का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन अगर 5 नंदे हों साथ में उसके बावजूद यूँ एग्री करेंगी, नंदों ने तो चले जाना है। हाँ। घर की मालिक तो फिर भी बेटा और बहू होते हैं। लेकिन ये तासुर क्यों है हनीफ साहब? अक्सर लोग ये क्यों कहते हैं अगर एक लौता लड़का है तो बड़ा इसको पैम्पर करके रखा होगा, इसके नखरे होंगे, तो बतौर दामाद भी ये हमारे लिए दर्द सरी बन जाएगा। ये इस बात में कुछ सदाकत है? नहीं होती है, काफी हद तक होती भी है जी। और देखें, डिपेंड 2 बातों पर करता है। पहली बात तो ये कि उस आदमी का अपना किरदार कैसा है, उसकी अपनी सोच कैसी है, और मिजाज होता है ना अपना, एक अपना मिजाज भी होता है। कुछ मिजाज को इर्द गिर्द के लोग खराब कर देते हैं। अच्छा, फिर एक उसे खुद भी नहीं पता होता कि मेरे बारे में बात क्या की जा रही है। उसका एक ऐसा इमेज, ऐसा तासुर बना दिया जाता है, नहीं भाई वो तो इस तरह की चीजें पसंद नहीं करता। उस गरीब को पता भी नहीं होता कि ये मार्केटिंग मेरे बारे में की जा रही है। एक बात बताऊं, अगर एक बेटा होता है और ज्यादा बहनें, बाज दफा वो बड़े रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। उनको पता होता है कि अभी हमारी बहनें हैं। कई लड़के इतनी आते हैं
तो मैं कहती हूँ अब यू 32 नाउ यू शुड गेट मैरिड। वो कहते हैं कि मिसेस खान मेरी तो अभी 1-2 बहनें रहती हैं, जब तक उनकी नहीं होगी तो मैं तो नहीं करूंगा। देखिए इतने रिस्पॉन्सिबल भी बच्चे होते हैं और माँ बाप आपस में क्या होती है ना बहुत सख्त होती है। मैं तो कहती हूँ बेटा हो बेटी हो कर दो। अच्छा मिसेस खान आपस में क्या कहलाते हैं? अगर 2 या 3 फैमिलीज में अगर दामाद हो तो उनका आपस में रिश्ता हमजुल्फ कहलाता है। हालांकि एक के बाल सीधे होते हैं, एक के घुंघरियाले होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है इनमें से किसी एक के बाल ना भी फिर भी हमजुल्फ होते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि इनके आपस में रवाबित कैसे होते हैं? जो मैं समझ पाया हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे जो हमजुल्फ हैं वो तो दोनों लाहौर में हैं। हाँ। लकी ठीक है ना और वो भी हाँ। ठीक है ना, तो कभी इस तरह का इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, ये होता यह है कि इसके बीच में जो है ना ससुराल वाले पिस जाते हैं। सही कि हम बड़े वाले को ज्यादा प्रोटोकॉल दें, छोटे वाले को दें या मंझले को दें, किसको ज्यादा प्रोटोकॉल? अच्छा अब तो ये होने लगा है ना कि जैसे पहले मिसेस खान ये रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी कि बड़ी बेटी की शादी, फिर मंझली बेटी की शादी, फिर छोटी। अब ऐसा होता है कि कभी आगे पीछे भी हो जाता है ये ऑर्डर हो जाता है। तो ऐसा होता है तो होने दो। अब जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो उस दामाद हो जाए नहीं, अब प्रोटोकॉल जो दिया जाता है वो ज्यादा उस दामाद को दिया जाता है जो सबसे पहले फैमिली में एंटर हो चुका है, या अभी भी रैंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है? बताऊं, रैंकिंग इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट ओके। या तो बहुत बड़ा जो बड़ा दामाद होता है, क्योंकि वो पहली शादी होती है तो पहला दामाद समझ लें, वो जरा लाडला होता है, उसको ज्यादा प्रोटोकॉल मिलता है। फिर या जिसका शौहर पैसे वाला हो, अच्छा हो वो उसका आना होता है तो भाई खाना पकड़ा है, अच्छी चीजें निकल रही हैं, अच्छी क्रॉकरी है, भाई उसकी सास भी आ रही है, भाई चलो भाई ये भी मंगाओ तो वो भी मंगाओ तो ये। और दूसरी जो फिर बहनें बैठी हुई अगर आ जाए ना वो तो जल जाती हैं भाई। और दामाद भी देखकर कि उसके वो जब आती है और उसका शौहर आता है तो देखो कितना फिर नगेट्स निकल रहे होते हैं फ्रीजर से और कबाब तले जा रहे होते हैं जो बाकियों को नहीं मिलते। अगर ईमानदारी से देखें ना तो इखलाकन भी ये एक बुरी बात है कि आप 3 दामादों में डिफरेंशिएट करें, आप डिफरेंस रखें उनमें कि उसको ज्यादा प्रोटोकॉल देना। एक कॉम्प्लेक्स बड़े दामाद में आ जाता है जो मैंने महसूस किया, क्योंकि उसको प्यार सबसे मिल रहा होता है। और जब वो निगलेक्ट होता है नहीं, जब और आती है ना वो निगलेक्ट होता रहता है। एक मिसेस खान एक कॉम्प्लेक्स और आ जाता है, उसको क्या कॉम्प्लेक्स, वो ईगो प्रॉब्लम उसके अंदर ज्यादा आ जाती है कि इस बात के लिए मुझसे क्यों नहीं पूछा। अगर ससुराल में कुछ बड़ा था मुझसे पूछा जाता, कंसल्ट करो, बिला वजह बोलेगा खाना यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा, और भाई वहाँ हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल। और अगर मेन्यू में मुझसे क्यों नहीं पूछा भाई क्या बनवाना है, और खाना खुलने का टाइम भी मुझसे पूछा जाए, रुखसती के वक्त मैं क्यों नहीं था, कार्ड में यहाँ पे मेरा नाम आना चाहिए था, इसमें मैंने वावे देख लिए बड़े बड़े होते हैं भाई। ये देखो ये कार्ड में मेरा नाम कहाँ आ गया, 3 नंबर 4 नंबर पे, मैं तो पहला दाम आता के साथ ही मेरा नाम होना चाहिए। अच्छा आप लोगों ने बड़ी शादियां अटेंड की होंगी, अभी आपने कहा कि खाना खुलने पे खास तौर जी जी जी, तो पाकिस्तान में खाना थोड़ी खुलता है, खाना तो अपनी जगह रहता है, पाकिस्तान में पब्लिक खुलती है राइट वो खाने की तरफ बिल्कुल सही है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं कि उनकी आप बीती क्या रही है इस बारे में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सिद्रा, कामरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। क्या कहेंगे कामरान, आपने भी ये हालात अपने घर में देखे हैं, दामादों की जो आपस में कंपटीशन होता है? बिल्कुल ऐसा मेरे साथ खुद होता है, क्योंकि अच्छा। मैं अपने घर का सबसे छोटा दामाद हूँ। हाँ। और हमारे घर में जो है वो 4 दामाद मजीद हैं। अच्छा। तो जो मेरे सास ससुर जो है वो मुझे इतना जो है वो फेवरेटिज्म नहीं देते, इतना फेवरेटिज्म नहीं है। सबसे बड़ा जो दामाद है उससे हर चीज राय मशवरे किए जाते हैं। अगर मुझे किसी जगह बुलाया जाता है तो मैं सिर्फ बैठा हुआ एक सारे सबकी डिस्कशन देख रहा होता हूँ, लेकिन मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता, मुझसे कोई सलाह मशवरे नहीं लिए जाते। तो आप सबसे बड़े वाले दामाद से जो है वो मैं आपकी दुख भरी दास्तान पे थोड़ा सा रो लूं। दुखी आदमी आके लेकिन कामरान मुझे ये बताएं कि ये जो आप महसूस कर रहे हैं इसका आपने किसी से इजहार किया है, अपनी वाइफ से, या कभी आपसे पूछा गया हो, या आपने खुद कोशिश की कभी बढ़ के कुछ मशवरा की बात? मैंने अपनी बीवी से एक बार कहा कि आप अपने वालिदैन को समझाएं कि मुझसे भी कुछ राय मशवरे ले लिया करें। मैं भी घर का दामाद हूँ, भले छोटा हूँ तो क्या हुआ, लेकिन दामाद तो हूँ। तो लेकिन बीवी कहती है कि मैं घर वालों से बात नहीं कर सकती, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं खामोश हो जाता हूँ। चलिए वो भी मेरे ख्याल में आपकी बीवी भी शायद अपनी बहनों में छोटी होंगी, तो उनके लिए मुश्किल है। कामरान क्या आप इस बात से इतने नाराज क्यों है मेरे दोस्त? मैं नाराज इसलिए हूँ कि क्या छोटा दामाद
अच्छा जी, मुझे लग रहा है बीवी ने गला घोट दिया। नहीं, इनकी टेलीफोन लाइन खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मिसेस खान, ये जब फीलिंग्स डेवलप हो जाएं इस तरह के ऑन अ वेरी सीरियस नोट, तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक दिल में आप समझे ना मैल आ गया है, एक फीलिंग हो रही है कि मैं निगलेक्ट हो रहा हूँ, तो यहाँ पे रोल वाइफ का बनता है या उसके वालिदैन को कुछ अपने रवैये में तब्दीली करनी चाहिए? एक दो बातें अपनी माँ को कह देगा, माँ कह देगी तुम अब ससुराल में तुम दोनों नहीं जाओगे। हाँ। वो एक बिल पास कर देगी। वो एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। कि भाई अच्छा तुम्हें निगलेक्ट कर रहे हैं, अरे छोड़ो ना, ये जाएगी बहू जाएगी और ना तुम जाओगे। LOC पे कशीदगी होगी। मैं तो कहता हूँ मिसेस खान सीधा सीधा ससुराल जाए, पथराव करके शीशे विशे तोड़ के। या अल्लाह, आप तो वायलेंस पे उजागर कर रहे हैं लोगों को। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आदमी था की बात वापस आके उनकी आवाज गायब हो गई, पता नहीं बीवी ने गला दबाया है। चले जी, कामरान मुंह पे हाथ रखा है, क्या हुआ क्या है? कामरान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। जो तुम्हारे घर वालों ने मुझे पूछा नहीं। हाँ, वो अपनी घड़ी उतार के फेंकेगा नीचे। बीवी भी थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है, वो उससे पहले रिलैक्स बैठी होती है अपने घर वालों के साथ। जैसे ही हस्बैंड आया उन्होंने कहा अब लो, किसी ना किसी बात पे इनका मूड ऑफ होना है। और उसके बाद इसमें एक बात और जी, आजकल पॉलिटिक्स जो डिस्कस हो रही है और जो नहीं डिस्कस करेगा उसको या अगर आपके सियासी इख्तिलाफात हो, अगर ये हर जगह बहस, ये बहस आपको पता है कि शुरू बड़े लाइटर मूड में होती है और आखिर में बंदूकें और तलवारें और छुरियां निकलाती हैं और झाग मुंह से तो ये मैं आइंदा कदम नहीं रखूंगा, तो भाई हाथ के बल आएगा, कैसे आएगा कदम? ये इसमें बस पॉलिटिक्स छिड़ जाए तो वहाँ पे घर में लड़ाई। इसमें एक चीज और होती है, अक्सर जो दामाद नाराज हो, ससुर नाराज हो, सास नाराज हो या नंदे नाराज हो या दोनों समधियाने आपस में नाराज होके किसी एक बात को इशू बनाते हैं, बात दफा वो बात होती नहीं है। अच्छा, बात पीछे से परवरिश पाती हुई कोई और आ रही होती है। सही। अच्छा, मेरे पास एक बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन ऑन ट्विटर आया और उसमें आप लोगों की राय बल्कि आपका मशवरा चाहिए होगा। लोगों ने कहा कई ऐसे हाउस होल्ड्स भी होते हैं जहाँ पे भाई नहीं होते, तो ये जो बड़े दामाद होते हैं वो भाइयों का दर्जा ले लेते हैं। अब खुदा न खासा किसी की लाइफ में अगर कोई अज़दवाजी प्रॉब्लम है तो इंसान अगर यानी उस लड़की के वालिद या उनके भाई इंटरवीन करें तो लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर हमजुल्फ या दूसरा दामाद आके आपको बीच बचाव कराए या कोई आपको सलाह मशवरा दे तो उस पर बड़ा माइंड किया जाता है, उसको बड़ा ईगो पे ले लिया जाता है। ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए? क्या उस भाई का यानी जो आपका दामाद है, जो हमजुल्फ है, उसका बोलना बनता है या फिर रिश्ते का लिहाज रखते हुए आप उस पर कुछ नहीं कह सकते? देखिए, बोलना तो पड़ता है, बोलना भी चाहिए। अगर आप दामाद का मतलब यही होता है कि वो फैमिली का एक मेंबर होता है, आपकी फैमिली का एक फर्द होता है और बेटा होता है, बिल्कुल इस तरह ही होता है, तो उसका बोलना उसी तरह उसका उतना ही हक है बोलने का जितना सगे बेटे का है, और बोलना भी चाहिए, बशर्त ये कि उसकी नीयत बोलने में बिल्कुल साफ हो और वो किसी बीच बचाव कराओ, सुलह करवा रहा हो, राधे दिन के रंग में भंग डाल दे। हाँ, नहीं, ऐसे रंग में भंग डालने वाले भी होते हैं। जो बात छोटी सी होती है उनकी बेवकूफी जो है वो उसको मिस हैंडलिंग करके उसको कंगड़ बनवा देती है। हाँ, और वो अपने अना पे ले जाते हैं कि बस मैंने कह दिया तो अब इस तरह ही ऐसे नादान दोस्त से तो बहुत दूर रहना चाहिए। लेकिन बाज दफा मैं बताऊं, ऐसे भी मैंने दामाद देखे बहुत अच्छे, ससुर बीमार होता है, उनको जब डॉक्टर्स वगैरह के लिए जाना होता है या इधर उधर कहीं जाना होता है तो दामाद आकर गाड़ी लेकर जाते हैं और अपने ससुर को बिठाते हैं बाप की तरह, उनसे भी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। यही वो तरबियत और घर का रख रखाव है। अगर आपके 3 दामाद हैं, इस बात से वैल्यू नहीं रहती कि कौन कितना करीब रहता है या किसके पास पैसे कितने ज्यादा हैं। जब जरूरत का वक्त है, खुसूसन आप देखें कि अगर बहू से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आपके वालिदैन का ख्याल रखे और उनकी देखभाल करे, तो उतना ही हक फिर आपके सास और ससुर का भी है। तो बतौर दामाद आपको भी इस तरह की सिचुएशंस में बढ़ चढ़ कर आगे रहना चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के सब्जेक्ट के बारे में? देखिए, आपका सब्जेक्ट आज का बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे घर का दामाद हूँ जहाँ पर हम 4 दामाद हैं जी, और उन 4 दामादों में मैं सबसे बड़ा दामाद हूँ और सारी चीजें मैं अपने ससुराल की हैंडल करता हूँ। अपने ससुर को लेकर जाता हूँ, दवा दारू जो टेंशन जो तकलीफ परेशानी होती है
पहले लब्बे करता हूँ। लेकिन जब खानदान के रस्म और रिवाज की बात आती है, कुछ किसी शादी ब्याह में आती है, तो मुझे पीछे कर दिया जाता है। अच्छा, ये कौन सी दो राहें हैं, यानी इसे समझ में नहीं आता। जब अच्छे काम या अच्छे जरूरत की चीज होती है तो पहला मैं बड़ा दामाद को आवाज लगा दी जाती है, आओ बेटा इकबाल आओ, आओ बेटा इकबाल आओ, इस बात ये होता है। और जब समाज की बात आती है कुछ लेन देन की, कहीं आगे बिठाने की, घड़ी पहनाने की, कुछ तो वहाँ दामाद गायब होता है। अच्छा, वैसे ये आपने बहुत ही एक अहम इशू उठाया है। इसमें लोगों का रवैया ये हो चुका है कि अगर मल्टीपल दामाद हैं, 3 या 4 दामाद हैं, तो उनकी ना जिम्मेदारियां बांटी हुई होती हैं। जब पब्लिक रिलेशनिंग वाला दामाद अलग होता है, जब रिश्ते के लिए जहाँ दिलचस्प बातें करनी है, जहाँ थोड़ा रोक डालना है। जो काम वाम कराने वाला दामाद है वो अलग है कि जी जब मुश्किल पड़ी या अस्पताल जाना है या कहीं और जाना है तो उसके लिए एक और रिवाज वाला अलग है। हर किस्म की वैरायटी रखी, हर किस्म की वैरायटी रखी हुई है। एक बात जी समझ में आई, अपने दुखड़े तुम जगह जगह फोन करके रो रहे हो, डायरेक्ट ससुराल किसी दिन फोन करो और हेलमेट पहन के उनके घर चले जाओ। नहीं हनीफ भाई मसला ये है कि आप माशाल्लाह आप भी तजुर्बेकार है, ससुराल आपने भी निपटाया। मिसेस खान तो माशाल्लाह वाह वाह क्या बात है, ये तो रोज हल्का करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का। एक और कॉलर भी उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से बात कर रही हूँ, क्या कहेंगी? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ और आमना मेरा नाम है और आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी? क्योंकि सारे दामादों को बुरा भला कहते हैं और दामाद बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं? अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, आपने अपने खानदान या इर्द गिर्द कभी ये देखा है कि दामाद आपस में कंपटीशन में आ जाएं? नहीं, कंपटीशन में तो चले थोड़े बहुत आते ही होंगे, लेकिन अगर अच्छी फैमिली हो और अच्छी बेटियां हो तो घर बहुत बेहतरीन होते हैं और फिर वो दामाद भी बहुत प्यारे होते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आमना कॉल करने का। इसके बाद जी, क्योंकि हम दामादों की वैरायटी पे बात करें, अभी तक हमने प्राइस टैग दामाद किया, काम करने वाला दामाद की बात की, अब हम जरा इसके बाद जरा जाएंगे कुछ और एरियाज पे भी बात करेंगे। एक बात जरूर कहूंगी जी, वैसे दामाद होते बड़े छुपे रुस्तम हैं। छुपे रुस्तम दामाद की भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। सारी बातें करके आखिर में पटा एंड वेलकम बैक। यहाँ पे बात हो रही है जी मुख्तलिफ इकसाम और नौयत के जो दामाद होते हैं, हर एक की पर्सनालिटी फ़र्क होती है। एक सीरियस सवाल पहले कर लेते हैं। सीरियस सवाल ये है कि जी आजकल की जिस तरह सिचुएशंस चल रही हैं, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, अप एंड डाउन होते हैं। जब आपने शादी की बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छा ख़ानदान था, नौकरी उस बंदे की अच्छी थी, लेकिन अगर हालात में पलटा आता है और आपकी नौकरी चली जाए या आप किसी माली प्रॉब्लम में पड़ जाएँ, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है? क्या आपस में हम जुल्फ़ बात को डिस्कस कर सकते हैं या बहनें आपस में इसको डिस्कस करती हैं, या वहाँ पे कुछ कहा जाता है कि भाई पर्दा रखो इस बात का कि अगर हम किसी माली मुश्किल में हैं तो तुम्हारे दूसरे दामाद तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए? मिसेस खान क्या कहेंगी, ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? ऐसी सिचुएशंस बड़ी बाज़ दफ़ा संगीन होती है। प्रेशर्स तो सारी तरफ से ना औरत पर ही पड़ रहा होता है। सही। मर्द का प्रेशर, ससुराल का प्रेशर, इधर अपनी माँ के घर जाए, इससे ना मैं कुछ बता दूं, मेरा स्टेटस है, कुछ इनको पता था, अब मैं बड़ी अच्छी थी, अब मैं बदहाल हो रही हूँ, अब मैं किसी से मांग भी नहीं सकती। बहन से बहनें तो आपस में बाज़ दफ़ा कर लेती हैं, लेकिन शादी के बाद तो अब देखें ना, हर एक के बच्चे होते हैं, बहनें भी बदल जाती हैं। और आदमी की जैसा कहा जाता है कि मर्द की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना, और वो उसको हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली आप डायरेक्टली इक्वेट करते हैं उसकी अर्निंग पावर से। तो एक आदमी बहुत डाउन फील करता है कि अगर वो किसी तरह की मुश्किल में है कि खानदान भर में, खास तौर पे तुम्हारी बहन के हस्बैंड को भी ये बात पता है, तो यहाँ पे बाज़ दफ़ा सासें बड़ा डर्टी प्ले कर रही होती है। वो चाहती है मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करके लाए अपनी माँ के घर से, ये क्योंकि अब तुम्हारे मियाँ के पास फिल वक्त जॉब नहीं है, फिल वक्त बच्चों की फीस, ये सब कुछ अब तुम्हारे माँ बाप पूरा करें। बहुत ये मैंने देखे हैं तमाशे के, माँ बाप से कहो पूरा करें ना, तुम्हारे माँ बाप को या किसी को नहीं पता ये जॉबलेस हो गया या कोई ऐसी बात होती है, तो वो सारा बर्डन जो होते हैं माँ बाप के ऊपर डाल देते हैं। खुदा सासें जो होती हैं केयर फ्री होती हैं। सब आप क्या कहेंगे? वैसे ऐसी सिचुएशंस में अक्सर देखा गया है कि बगैर बताए भी, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब लड़की के घर वाले उसको थोड़ा लुक आफ्टर कर लें क्योंकि दामाद एक रफ पैच से गुजर है। कुछ की तो एक्सपेक्टेशन यहाँ तक होती है कि जी कारोबार में नुकसान हुआ है, थोड़ी माली इमदाद कर दें, नया कारोबार सेट करवा दें। बिल्कुल
मुझे एक बात नहीं समझ में आती, एक तो लड़की बेचारी अपना घर छोड़कर आती है, अपने माँ बाप छोड़कर आती है और सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है, जहेज की भी, हर चीज़ की जिम्मेदारी, लेना देना, ईद बकरीद जो भी लेन देन है, शादी ब्याह, पहला बच्चा हो रहा है तो आपने सारी जिम्मेदारी उनकी है। और उसके बाद अगर उसकी जॉब नालायक की छूट गई है या उसने छोड़ दी है तो उसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि आप उनके लिए कुछ करें। तुम्हारे फलाने कुछ नहीं कर सकते, वो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं या वो इतनी अच्छी पोजीशन पर हैं, किसी को वो नहीं ना हुआ कि ऐसा भी हुआ है कि मिनिस्टर है, वो देखो तुम्हारा मामू हमने किसी के लिए कहा भी, अल्हम्दुलिल्लाह पीआर है, जान पहचान है, भेजा, उन्होंने कहा यार हनीफ भाई मसला ये है कि ये बेचारा केपेबल नहीं है इतना, हम यहाँ पे इसको कहाँ एडजस्ट करें। अब वहाँ ये बात होती है ओ इतने बड़े वो बन रहे हैं, इतने बड़े वो हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर ताने पे शुरू हो जाते। आप ये भी तो देखें ना कि देखें ऐसा भी होता है कि बाज़ दफा नाजायज होता है, किसी की जॉब छूट जाती है, होता है जिंदगी में, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा है ना वो अपनी किसी नाअहली की वजह से, पता चला जी डिग्री जाली निकल आई, ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है, पता चला जी। अभी तो चले उस वजूहात पे नहीं जाते, कभी कभार उतार चढ़ाव जिंदगी का आप ये बताएं कि कारोबार में नुकसान भी होता है, लेकिन उस वक्त ये एक्सपेक्ट करना, लड़की के घर वालों की जिम्मेदारी तो कतई नहीं है ना, किसी सूरत में भी नहीं है, और आप प्रेशर डाल रहे हैं, उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, वैसे ही बेरोजगारी में चिड़चिड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया, अब थोड़ा दोबारा लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन की तरफ जाएंगे कि ये जो दोगले किस्म के दामाद होते हैं जो छुपा रुस्तम खान, और पीछे आपने कितने छुपे रुस्तम देखे? मैं बताऊं, जो दामाद होता है ना वो छुपा रुस्तम ही होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। वो अब अपने ससुराल में तो उसने एक कवर डाला होता है कि जी मैं तो आपकी बेटी के साथ बहुत अच्छा, बहुत मिजाज, बहुत प्यार करता हूँ। बेचारा चारों तरफ से फंसा हुआ हो, वो बेसिकली फंसा हुआ होता है, कहीं माँ की सुने, कहाँ बहनों की, कभी बीवी की सुने, तो वो फंसा होता है, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसा कर रहा होता है कि नहीं यही मेरे लिए सब कुछ है और सब कुछ इसी के हुक्म से चलता है, सब कुछ इसी की बात मानी जाती। और जब घर में जाकर देखो या कभी फोन आ जाए, अम्मा से बात करती हुई, तो वो अपनी रुदात सुनाती, ऐसा थोड़ी अम्मी, आपको क्या पता मैं कैसे गुजारा कर रही हूं। वैसे आपस की बात है, अक्सर जब खवातीन आके कंप्लेन करती हैं या कहती हैं कि जी हमारे हस्बैंड गुस्से के बहुत तेज हैं या बदमिजाज हैं, तो कोई मानता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बाकी लोगों के सामने एग्जैक्टली 90% चिड़चिड़ा भी उन्होंने किया हुआ होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया इन चीजों को कि यार एक बात जो खवातीन में बात चीजों में मर्दों से ज्यादा जहानत होती है। मिसेस खान आपका क्या कहना है इस बारे में? अच्छा, क्योंकि हम ज्यादा औरत होती है, हाँ जी, और ज्यादा बहुत अच्छी तरह हर चीज को एक बात नहीं समझती, सिर्फ एक बात, माजरत के साथ आप दोनों खवातीन से सिर्फ एक बात नहीं समझती कि इस वक्त इस मर्द के दिल पर क्या गुजर रही है, बहैसियत माँ के, बीवी के, बहन के। जब वो जॉब पर है, अपने ऑफिस में है, अपनी शूटिंग कर रहा है, एन वक्त पर एक कॉल आती है कि फला चीज हो गई, यार आपको एहसास नहीं है कि ऐसा करने से वो कितना डिस्टर्ब हो जाएगा? अच्छा जी, ये तो अब देखिए हम इस पे मजीद बात करेंगे और किसी इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम पे करेंगे। आज हमारे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान यहाँ मौजूद होने का। अनीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू शो ट्यूब लाइट व्हिच इज गोइंग टू बी ऑन प्ले एंटरटेनमेंट वेरी सून। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे प्रैंक्स, अच्छी कॉमेडी हमें देखने को मिलेगी, जिसकी बड़ी तशनगी इस वक्त महसूस हो रही थी। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दामादों का भी ख्याल रखें, ससुराल में अच्छा माहौल रखें, सब कुछ ठीक रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।